नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम दश रूपक को पढ़ रहे थे और दश रूपक में हमने जो हमारी कथा वस्तु थी उसकी चर्चा की थी कि जो हमारी कथा वस्तु होती है वो आधिकारिक होती है, प्रासंगिक होती है। और हमने आधिकारिक कथा वस्तु के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने प्रासंगिक कथा वस्तु के बारे में भी पढ़ लिया था कि प्रासंगिक कथा वस्तु पताका और प्रकृति इस प्रकार दो प्रकार की वो होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी ये जो कथा वस्तु होती है इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं अब आपको वो बता रहे हैं। देखिए, प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रत्व भेदात त्रेधा पितत त्रिधा प्रख्यातम इतिहास आदे उत्पाद्यम कविकल्पितम मिश्रम च संकरा ताभ्याम दिव्य मर्त्यादि भेदतः। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात यहाँ पे हम करते हैं। जो हमारी कथा वस्तु होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रख्यात, दूसरी होती है उत्पाद्य और तीसरी होती है मिश्र। प्रख्यात का अर्थ होता है इतिहास प्रसिद्ध। उत्पाद्य होती है कवि ने अपनी कल्पना से जिसका निर्माण किया है। और मिश्र कथा वस्तु वह होती है जो ऐतिहासिक कथा वस्तु और कवि कल्पित कथा वस्तु दोनों का मेल होती है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐतिहासिक कथा वस्तु कौन सी है? जैसे रम्मो रामायणी कथा, रामायण की कथा इतिहास प्रसिद्ध है। अगर ऐसी ही कोई कथा वस्तु हो जो इतिहास में प्रसिद्ध हो और उसको एक रूपक का रूप प्रदान किया जाए तो ऐसी कथा वस्तु को हम कहेंगे प्रख्यात कथा वस्तु। उसके बाद बारी आती है उत्पाद्य। उत्पाद्य की आप बात देख लीजिए, उत्पाद्य का अर्थ होता क्या है? जिसका उत्पादन किया जाए, जिसको पैदा किया जाए। और पैदा करने वाला यहाँ पर कौन है? कवि है। तो ऐसी कथा वस्तु जिसको कवि अपनी कल्पना से ही गढ़ लेता है, ऐसी कथा वस्तु कहलाती है कवि कल्पित और उत्पाद्य। तो देखिए दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कथा वस्तुएं हैं। जैसे हमारा मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है और उसकी कथा वस्तु कवि कल्पित है। रत्नावली है, रत्नावली की कथा वस्तु भी कवि कल्पित है। और स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु को आप देखना, वो इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है, ना ही ऐसा कोई राजा हुआ, ना ही उसकी कोई कथा वस्तु ऐसी थी। मृच्छकटिकम भी ऐसा ही है जिसमें चारुदत्त का वर्णन है, लेकिन चारुदत्त का इतिहास में कहीं पर कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो कथा वस्तु कहलाएगी हमारी उत्पाद्य कथा वस्तु। उसके बाद आती है संकर कथा वस्तु, यानी मिश्र कथा वस्तु आप इसको कह सकते हो। और मिश्र कथा वस्तु वहां पर होती है कि जहां पर ऐतिहासिक कथा वस्तु और कवि कल्पित कथा वस्तु का मेल हो। जैसे कि आपकी उत्तर रामचरितम में है। अब आप कहेंगे उत्तर रामचरित में तो राम की कथा है, तो मिश्र कथा वस्तु कैसे हो गई? ध्यान से देखिए, राम की कथा इसमें है, लेकिन भवभूति ने इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग जोड़ दिए हैं जो वास्तविक रामायण में नहीं है। जैसा कि सबसे पहले आप ये देखिए, सीता का अदृश्य रूप से होना और उसका वहां पे जंगल में जाना और राम को अदृश्य रूप में उसका देखना। यानी सीता अदृश्य नहीं हुई थी, ना ही वो अदृश्य रूप में राम से मिली थी, ऐसा वर्णन भी नहीं है रामायण के अंदर। दूसरा, अगर रामायण की हम बात करें तो जो सीता थी, सीता का आपको पता है वो धरती में समा गई थी, लेकिन भवभूति ने क्या किया है, उसकी उत्कृष्टता को दिखाकर, दोनों यानी सीता की पवित्रता को दिखाकर राम और सीता का मिलन करवाया है उत्तर रामचरितम में। तो यानी यहाँ पर आपका क्या कह सकते हो कि दोनों कथा वस्तुओं का यहाँ पर मेल है। कवि कल्पित भी हो गई और उसके पश्चात वो ऐतिहासिक तो है ही। अब दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि भाई जो इनके नायक होंगे, फिर नायक भी ऐसे ही होंगे। एक दिव्य नायक होगा जो ऐतिहासिक कथा वस्तु से संबंध रखेगा। और मर्त्य, मर्त्य होता है मनुष्य, मनुष्य के रूप में जो नायक मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको कवि कल्पित कथा वस्तु में। और दिव्य और मर्त्य यानी दिव्य नायक और मर्त्य नायक दोनों हमको मिलेंगे किसमें? हमारी जो मिश्र कथा वस्तु होगी उसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे तीन नायक होते हैं। तीनों कथा वस्तुओं का वर्णन ऐसे था। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई कहते हैं कि अब कार्य क्या है। अब जैसे मैंने आपको चीज बताई थी आपको उस दिन, शायद जब हमने पहला इसका इंट्रोडक्शन दिया था दश रूपकम का, तो हमने 5 कार्यों की बात की थी। 5 कार्य हमारे कौन से होते हैं आपको पता है? आरंभ होता है, यत्न होता है, प्राप्ति आशा होती है, नियताप्ति होता है और फलागम होता है।
और हमारी जो 5 अर्थ प्रकृतियां थी, जैसे बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, वो हमारी अर्थ प्रकृतियां थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन्होंने दे रखा है यहाँ पर क्या, कि जो रूपक है भाई, रूपक क्या करता है, रूपक का कार्य क्या है, नाटक का क्या रीजन है, क्यों रचा जाता है वो। तो देखिए हमारे 4 प्रकार के जो लक्ष्य हैं जीवन के, वही होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन नाटक से इन चारों की सिद्धि नहीं होती है, रूपक से इन चारों की सिद्धि नहीं होती है। धर्म की सिद्धि होती है, अर्थ की सिद्धि होती है और काम की सिद्धि होती है, लेकिन मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए इन्होंने अगली कारिका में दे रखा है कार्यम त्रिवर्गः तत्शुद्धम एक अनेक अनुबंधी च। कार्यम त्रिवर्गः यानी रूपक की वजह से 3 वर्गों की सिद्धि होती है, धर्म, अर्थ और काम। रामायण की कथा देखते हो तो आप धार्मिक बनते हो, जिसने रामायण बनाई होगी उसको अर्थ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और काम, इच्छा पूर्ति तो होती ही है भाई। तो इस वजह से त्रिवर्ग शुद्धि, 3 वर्गों की शुद्धि करती है। अब किसी को केवल पैसा चाहिए तो उसको अर्थ प्राप्ति हो गई, यानी एक अनुबंध हो गया उसके लिए। जिसको तीनों मिल गए वो अनेक अनुबंधी हो गया। इसलिए यहां पर इन्होंने दे रखा है एक अनेक अनुबंधी च, यानी आपका एक अनुबंध भी पूरा हो सकता है और अनेक अनुबंध भी पूरे हो सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है वही हमारी अर्थ प्रकृतियों की, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य की। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन दे रहे हैं बीज की। देखिए क्या कहते हैं, स्वल्प उद्दिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तार्य अनेकधा। जब कोई कथा वस्तु प्रारंभ होती है, जिस बीज को बोया जाता है उसका फल, रिजल्ट लास्ट में आएगा ना, अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं स्वल्प उद्दिष्टस्तु, जो फल अभी हमें थोड़ा सा दिखता है, तद हेतुर बीजम, उसका हेतु क्या है, बीज होता है, विस्तार्य अनेकधा, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त करेगा। जैसे आप देखिए कोई छोटा सा बीज होता है किसी पेड़ का, जैसे बरगद के पेड़ का लगा लीजिए आप, छोटा सा बीज होता है और उसमें कितना बड़ा पेड़ आश्रय के रूप में रहता है, यानी बाद में उसका विस्तार होगा, लेकिन पहले क्या है, स्वल्प उद्दिष्टस्तु। उसी प्रकार जो कथा वस्तु होती है, उसकी कथा वस्तु का प्रारंभ बीज से ही होगा, उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ती है और अपने एंड पर जाकर खत्म होती है। वो जो बीज होगा, अर्थात किसी भी कथा वस्तु की जड़ आप इसको कह सकते हो। उसके पश्चात भाई जब हमने बीज बो दिया, अब कई बार हम किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बोने के बाद उसको टेंशन तो होती है ना कि कहीं बीज उगेगा कि नहीं उगेगा, ये चिंता रहती है, क्या पता बहुत समय हो गया हो बीज बोए लेकिन वो बीज ना उगा हो। उसी प्रकार कथा वस्तु को प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन कथा वस्तु भटक गई अपने रास्ते से, वो वहां पर नहीं जा पा रही जहां पर उसको जाना चाहिए था। तो उसको जोड़ने के लिए जो आगे आता है वो हमारा होता है बिंदु, और उसकी डेफिनेशन ऐसे दे रखी है, अवांतर अर्थ विच्छेदे बिंदु छेद कारणम। अवांतर, अवांतर मतलब इधर उधर जाने से, अर्थ विच्छेदे, जब अर्थ का विच्छेद हो जाता है यानी कथा वस्तु अपने मार्ग से भटक जाती है, तो बिंदु, जो बिंदु होता है छेद कारणम, वो उस छेद को भरने का कारण होता है, यानी उसको कथा वस्तु को प्रॉपर वे में आगे लेकर जाने का काम कौन करता है, हमारा बिंदु करता है। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन आगे देते हैं भाई, बीज बिंदु पताकाख्य प्रक्रिया कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृत्या पंचता एता परिकीर्तिता। इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, ये हमारी 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। उसके बाद अगली कारिका में ये कहते हैं, अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थी भी आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागमः। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 5 हमारी कार्य की अवस्था होती हैं। कार्य करना जो होता है वो 5 तरीके का होता है, आरंभ, यत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। अब सबसे पहले ये डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी भाई, आरंभ की। आरंभ क्या है, देखिए, औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे। औत्सुक्य मात्र का अर्थ क्या है, जिसमें केवल एक उत्सुकता रहती है। अब कोई बीज बोते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में क्या रहेगी, उत्सुकता रहेगी ना। तो जहां पर कार्य शुरू करने से पहले, जब आप कार्य शुरू करते हैं तो मन में एक उत्सुकता रहती है, यही उत्सुकता फल प्राप्ति की जो इच्छा स्टार्टिंग में हमारी होती है, इसी को हम कहते हैं आरंभ। आरंभ के बाद हम प्रयत्न तो करेंगे, तो देखिए, प्रयत्नस्तु तद प्राप्तौ व्यापारो अतित्वर अन्वितः। कहते हैं प्रयत्न क्या है, तद प्राप्तौ, उस फल को प्राप्त करने के लिए व्यापार, जो क्रिया की जाएगी, अतित्वर, बहुत तेजी के साथ,
अन्वितः उसको ही कहा जाता है प्रयत्न। अब प्रयत्न के बाद क्या करोगे, आपने प्रयत्न भी कर लिया, लेकिन प्राप्ति संभव होगी कि नहीं होगी, ये बात तो मन में आएगी ही ना। तो यही हमारी होती है प्राप्ति आशा, प्राप्ति की आशा। उपाय अपाय आशंकाभ्याम प्राप्ति आशा प्राप्ति संभव। यानी उपाय जो आपने अच्छा कार्य किया फल की प्राप्ति के लिए, और अपाय आपने उपाय किया लेकिन वो अपाय में चेंज हो गया। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होती है, तो यानी उपाय अपाय में चला गया। तो जब हम उपाय कर लेते हैं और हमारे बहुत सारे प्रयास निष्फल भी हो जाते हैं, तो इन दोनों की आशंका में प्राप्ति आशा, हमें वो चीज़ मिलेगी, ये जो हम इच्छा रखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्राप्ति संभव। प्राप्ति संभव को ही प्राप्ति आशा कहा जाता है। और जब आपको ये हो जाता है कि हाँ भाई अब तो मिल जाएगी, नियत आपत्ति हो गई, ये हमारी चौथी कार्य अवस्था है। देखिए, अपाय अभावतः, अपाय होती है उपाय का अपोजिट, यानी आपके जो कार्य निष्फल हो रहे थे वो उनको आपने दूर कर दिया। अपाय अभावतः प्राप्ति नियताप्ति, अगर आपको किसी चीज की प्राप्ति हो रही है, फल की प्राप्ति हो रही है और वो सुनिश्चित हो जाती है, इसी को हम कहते हैं नियताप्ति। और नियताप्ति के बाद लास्ट में आता है हमारा फलागम। देखिए, समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः, यानी समग्र फल संपत्ति, सारे फल की जो संपत्ति होती है समग्र रूप से जब सामने आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फलागम। तो देखिए, राम ने कार्य प्रारंभ किया, प्रारंभ करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने यत्न किया, प्राप्ति की आशा की, फिर उसको नियताप्ति हुई और लास्ट में फलागम तो हो ही गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।